हाय एवरीवन। ये लेक्चर सी इंटरमीडिएट वालों के लिए रेलेवेंट है। उनका सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ। उनका उस सब्जेक्ट में एक चैप्टर है, चैप्टर 8, जिसका नाम है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले एक बार नाम पे डिस्कशन कर लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर में हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं, सो दैट यू आर अवेयर कि इस सब्जेक्ट की, इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इस चैप्टर का नाम है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो अगर आप चैप्टर का नाम देखें तो ये मेजरली डिविडेंड के बारे में है। डिविडेंड के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस लगेंगे अगर वो डिक्लेयर हो रहा है, डिक्लेयर करने के बाद उसका पेमेंट कैसे हो सकता है, कितने दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए, कितने टाइप के डिविडेंड्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, कितने दिन में अगर पे नहीं हुआ तो उस केस में हम आगे की क्या प्रोसीजर्स हैं वो देखेंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर पूरा का पूरा डिविडेंड के अराउंड घूमने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटा सा चैप्टर है, बहुत मेजर डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, प्रोसीजरल है। आपको डेज याद करने पड़ेंगे या फिर जो भी कंडीशंस हैं डिविडेंड पे करने की वो याद करनी पड़ेंगी। मेजरली इतना डिफ़िकल्ट चैप्टर आपके लिए नहीं रहने वाला ये। तो डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं, पहले तो डिविडेंड क्या होता है बेसिकली उसका मतलब समझ लेते हैं। डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर या फिर इक्विटी शेयर होल्डर। तो बेसिकली कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड किस अमाउंट पे मिलता है? डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू ऑफ शेयर पे मिलता है। जो भी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू होगी उसके ऊपर जितना भी परसेंटेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि हम इतने परसेंटेज का डिविडेंड देंगे, तो वो जो परसेंटेज होगा वो हम फेस वैल्यू पे अप्लाई करके डिविडेंड कंप्यूट करेंगे। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय board of directors and approved by shareholders in general meeting। ठीक है, ये सब बेसिक है। ब्रॉडर व्यू पॉइंट यही है कि भाई डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी परसेंटेज डिटरमाइन करेंगे उसे जब कंपनी के शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग अप्रूव करेंगे तो वो फाइनली डिक्लेयर हो जाएगा कि हाँ इतने का डिविडेंड पेमेंट मिलेगा। अब डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं? एक तो इंटरिम डिविडेंड होता है, फिर फाइनल डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब जिस ईयर का डिविडेंड है ना, आपने उसी ईयर में ही डिक्लेयर कर दिया। बेसिकली जैसे कि ये ईयर है 01/04/24, ये है 31 मार्च 25। नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ पे हम इनकम जनरेट करते हैं, इनकम जनरेटेड, फिर एजीएम की ड्यू डेट, एजीएम, इधर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर। ये जो डिविडेंड होता है इसे हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। जब आप एजीएम में, ये एजीएम किस साल की हो रही है? 2024-25 की हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की एजीएम 31 मार्च 25 खत्म होने के बाद होती है, राइट। अब जब आप एजीएम की डेट पे अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो उसको हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। बट अगर आपने कोई भी डिविडेंड इस पीरियड में डिक्लेयर किया, एजीएम से पहले या फिर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर किया, तो उसको हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है सर। अगर 2024-25 का डिविडेंड है और वो एजीएम से पहले डिक्लेयर हो रहा है, बेसिकली 2024-25 की रेलेवेंट एजीएम से पहले अगर हम उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो इंटरिम डिविडेंड होता है।
अगर हम एजीएम की डेट पे डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं, उसके बाद कोई डिविडेंड नहीं डिक्लेयर होता है फॉर दी पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, अब हम फॉर्मली लॉ से पढ़ते हैं हमारे नोट्स क्या बोलते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मीनिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब अगर मैं सिंपली बोलूँ तो ये जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर इन्वेस्ट्स इन कंपनी, इन्वेस्ट मनी इन कंपनी। अब वो क्या फ्री में पैसा दे रहा है क्या? वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट करके इन्वेस्ट कर रहा है ना कि भाई मुझे रिटर्न में कुछ तो मिलेगा। तो जो भी कंपनी शेयर होल्डर को रिटर्न में देती है ना, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। सिंपल, डिविडेंड इज द रिटर्न given by the company to the shareholder for the amount invested by the shareholder in the company। तो बेसिकली शेयर होल्डर ने अपने फंड्स इन्वेस्ट किए इस कंपनी में और उसके अगेंस्ट शेयर्स परचेज किए, फिर कंपनी उन शेयर्स के अगेंस्ट डिविडेंड पे करती है या फिर रिटर्न ऑन मनी बेसिकली होता है वो। राइट सर। अब कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है? डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मैंने आपको बताया कि भाई अगर ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 या फिर 2024-25 की रेलेवेंट एजीएम से पहले अगर डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसे हम इंटरिम डिविडेंड बोलेंगे। तो ये बेसिकली दोनों के दोनों हैं डिविडेंड ही, तो वही चीज़ इस डेफिनेशन में भी लिखी है, डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। फिर ये नॉर्मल से थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करके बताया गया है कि भाई डिविडेंड का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। तो पढ़ लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको कोई डाउट्स ना रहे। डिविडेंड इम्प्लाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सम्स टू मेंबर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बेसिकली अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो ऑब्वियसली आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही दोगे ना। अगर कंपनी लॉस बना रही है तो वो डिविडेंड कहाँ से देगी? सिंपल। एंड वेयर एवर परमिटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स अवेलेबल फॉर द पर्पस। बेसिकली जब आप लॉस भी कर रहे होता ना तो भी कंपनीज एक्ट थोड़े से प्रोविजंस बताता है कि भाई आप डिक्लेयर कर सकते हो, बट कंडीशनली आप इस अमाउंट से ज्यादा का डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है सर। डिविडेंड इज द शेयर होल्डर्स रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर ने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है कंपनी पे उसको कुछ रिटर्न तो चाहिए ना, तो जो वो रिटर्न मिलता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। Dividend is part of the distributable profits which has been paid out to them. It is a distribution of profit, that is a portion of profits earned and allocated as payable to the shareholders whenever declared। Basically जब भी डिक्लेयर होगा वो प्रॉफिट्स से ही मेजरली डिक्लेयर होगा और तभी उसका पेमेंट शेयर होल्डर को किया जाएगा। कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड्स बट नो डिविडेंड शैल एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। बट जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बार अमाउंट परसेंटेज डिटरमाइन कर दिया या फिर अमाउंट बोल दिया कि हम इतने का डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो मेंबर्स अप्रूव करेंगे उसे, बट मेंबर्स उस अमाउंट या परसेंटेज को एक्सीड नहीं कर सकते। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि हम पर शेयर INR 10 पर शेयर का डिविडेंड देंगे, रिकमेंडेड बाय बोर्ड। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब दिस डिविडेंड is to be approved by shareholders in general meeting। ठीक है। अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये नहीं बोल सकते कि हम INR 11 पर शेयर का डिविडेंड लेंगे। ये इनके पास राइट नहीं है। ये INR 10 को ही अप्रूव कर सकते हैं या फिर बोले कि हमें थोड़ा कम डिविडेंड चाहिए, INR 9 या 8 या XYZ कोई भी अमाउंट, बट लेस देन 10। मोर देन 10 वो नहीं जा सकते। तो यही लिखा है, डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड्स रिपोर्ट बट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। ठीक है।
and approved by the shareholders at annual general meeting. Dividend is not a liability unless it is declared by the shareholders at a validly constituted general meeting by passing an ordinary resolution at the rates recommended by the board or such lower rates as they may be decide. तो ये जो डिविडेंड है ना, अनलेस अप्रूव हो जाए, अनलेस अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, तो ये कंपनी की लाइबिलिटी नहीं बनेगा. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी फॉर कंपनी. बट एक बार अगर ये अप्रूव हो गया, शेयर होल्डर्स ने बोल दिया कि अप्रूव, तो वो कंपनी की लाइबिलिटी है, कंपनी को हर हाल में पे करना ही पड़ेगा. कंपनी ये नहीं बोल सकती कि नहीं मेरा मन नहीं है, मैं पे नहीं करूंगी. दैट वोंट वर्क. अब हम एक चीज और है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी एट अ रेट हायर देन द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड इज नॉट परमिटेड. यहाँ पे जो कंपनी टर्म यूज हुआ है, दैट मीन्स मेंबर्स. मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स मतलब जितना भी बोर्ड ने रिकमेंड किया है, चाहे वो INR 10 एक फिक्स्ड अमाउंट हो या फिर परसेंटेज, उससे ज़्यादा का अप्रूवल नहीं दे सकते. डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एज अ पोर्शन ऑफ नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर. डिविडेंड अगर परसेंटेज में डिटरमाइन हुआ है ना, तो उसे वो फेस वैल्यू पे ही कंप्यूट करेंगे, ऐसा नहीं कि मार्केट वैल्यू पे कंप्यूट कर रहे हैं. ठीक है सर. टाइप्स ऑफ डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? may be declared by the board of directors during any FY or at any time during the period from closure of FY till the holding of AGM. अब इसमें आप एक पॉइंट याद रखना, इंटरिम डिविडेंड के केस में क्या होता है ना, इंटरिम डिविडेंड नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है, इधर ही बता देता हूँ. पहले नॉर्मल क्या होता है, बेसिकली फाइनल डिविडेंड. recommended by the board, approved by members in general meeting. अब जब ये अप्रूव हो गया, it becomes liability of company. ठीक है, ये हुआ हमारा फाइनल डिविडेंड का प्रोसीजर. बट इंटरिम डिविडेंड क्या बोलता है? इंटरिम डिविडेंड में मेजर पर्पस है रिकमेंडेड बाय द बोर्ड. अप्रूवल ऑफ members in general meeting not required. इंटरिम डिविडेंड के केस में आपको जनरल मीटिंग में मेंबर्स के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोल दिया कि इतना अमाउंट हमें एज अ इंटरिम डिविडेंड पे करना है, वो पे होगा. तो उसमें ऐसा नहीं कि अगर जनरल मीटिंग में मेंबर्स को बुलाया जाए, वो अप्रूव करें, फिर वो लाइबिलिटी बनेगा. तो इस स्टेप की यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है. ठीक है, ये सीधे सीधे आपका इट बिकम्स लाइबिलिटी ऑफ कंपनी. क्लियर सर? ये हमने डेट्स डिस्कस कर लिए थे कि भाई
या तो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के दौरान उसे डिक्लेयर कर दिया जाए, या फिर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की रेलेवेंट एजीएम से पहले डिक्लेयर कर दें, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ एफवाई टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम। Declaration of interim dividend is done out of profits before the final adoption of accounts by the shareholders, and therefore interim dividend is said to be declared and paid between two AGMs. सिंपल सा प्रोसेस है। ये हमारा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25, फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ठीक है, इस ईयर में हमें इनकम जनरेट करी, फिर यहाँ पे एजीएम हुई, एजीएम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ठीक है, अब इधर ये क्या बोलता है कि भाई डिक्लेरेशन ऑफ इंटरम डिविडेंड इज डन आउट ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर द फाइनल अडॉप्शन ऑफ द अकाउंट्स बाय द शेयर होल्डर। तो फाइनल अडॉप्शन कहाँ पे होता है? एजीएम पे होता है। एजीएम पे ही फाइनल अडॉप्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एजीएम पे ही आप फाइनल अडॉप्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट करते हो, एंड हेंस इंटरम डिविडेंड इज सेट टू बी डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन टू एजीएम्स। अब इससे पहले जो ये ईयर रहा होगा, फाइनेंशियल ईयर 2023-24, तो उसकी एजीएम यहाँ पे हुई होगी, एजीएम फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ठीक है, अब सिंस ये डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया, अगर इधर किया या फिर इधर भी कर दिया, बेसिकली आपका स्टार्ट तो यहीं से होगा, तो इसीलिए इसे बोला जाता है कि इंटरम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजीएम्स। इंटरम डिविडेंड इज सेट टू बी डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन टू एजीएम्स। ठीक है सर, आगे क्या बोलता है? सोर्स फॉर डिक्लेयरिंग इंटरम डिविडेंड इंक्लूड, बेसिकली आप कहां से करोगे? सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है, रिजर्व्स अलग है। अब जो आपका पीएल बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसका जो भी पॉजिटिव बैलेंस है, प्रॉफिट्स, या तो आप इससे पे कर दो। ये बेसिकली आपका अकाउंट बना है, बैलेंस शीट में एक साइड पे दिख रहा है P&L अकाउंट, इधर एक्स एक्स अमाउंट दिख रहा है, या तो आप इस एक्स 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 अमाउंट से पे कर दो, या फिर प्रॉफिट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड, या फिर ये जो ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर 2024-25, इसमें आपने जितने भी प्रॉफिट्स जनरेट किए, आप उस प्रॉफिट्स में से इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर करो। इट मेक्स सेंस कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मैंने कमाया, उसी ईयर के बीच में ही मैंने इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो कुछ गलत तो नहीं है ना? उधर वर्ड यूज हुआ है प्रॉफिट्स, लॉस से नहीं डिक्लेयर करने को बोल रहा है। सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, या फिर profits generated in the financial year till the quarter preceding the date of declaration of the interim dividend। बेसिकली ये क्या बोलता है ना कि भाई फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब मान लो मेरे को यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करना है इस पीरियड में, ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे डिक्लेयर करना है इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड टू बी डिक्लेयर। तो कंपनी इस दौरान पे थर्ड क्वार्टर तक जितने भी प्रॉफिट्स जनरेट किए, कंपनी कैन पे डिविडेंड, कंपनी कैन पे इंटरिम
डिविडेंड आउट ऑफ दिस अमाउंट ड्यूरिंग फोर्थ क्वार्टर। बेसिकली इस पीरियड में आप यहाँ से इंटरम डिविडेंड पे कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर बैलेंस शीट में कोई सरप्लस बैलेंस दिख रहा है, आप उस अमाउंट से उस वैल्यू उस बैलेंस से पे कर लो। या फिर प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड। ये पॉइंट कहाँ एप्लीकेबल होता है? अगर मैं फाइनल डिविडेंड पे कर रहा हूँ, फाइनल डिविडेंड अप टू, फाइनल डिविडेंड नहीं, मतलब एजीएम से पहले इंटरम डिविडेंड की बात कर रहे हैं। तो इस पीरियड में ये जो फोर्थ क्वार्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट FY, यहाँ पे जो आप अमाउंट पे करेंगे वो इस साल के पूरे प्रॉफिट से पे कर सकते हैं। कंपनी ने वहाँ फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी कमाया है उस फाइनेंशियल ईयर की कमाई में से आप एजीएम से पहले इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। इफ द कंपनी हैज इंकर्ड लॉस, अब भाई लॉस की बात आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉफिट्स होंगे तो आप आराम से प्रॉफिट्स डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। बट अगर आपकी कंपनी लॉस कर रही है तो आप किन अमाउंट से इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो उसकी बात करते हैं। इफ द कंपनी हैज इंकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट FY, जिस FY का हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है ना, हमारा जैसे एग्जांपल चल रहा है 2024-25, अब मान लो 2024-25 में कंपनी लॉस कर रही है तो हम डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करेंगे? If the company has incurred loss during the current FY up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average rate of dividend declared by the company during immediately 3 financial year preceding 3 financial years। ये क्या बोलता है? ये रहा ये हुआ हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25, फाइनेंशियल ईयर 2023-24, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ठीक है, हमें यहाँ पे इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर करना है। बट अभी तक कंपनी ने लॉस ही बनाया, प्रीसीडिंग क्वार्टर तक कंपनी का लॉसेस ही, कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा ना, मान लो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कंपनी ने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, ये 22-23 में 8% का डिक्लेयर किया था, 23-24 में 12% का डिक्लेयर किया था। तो अगर आप इन तीनों को एवरेज करोगे तो इट इज 10%। ठीक है, तो कंपनी किसी भी हाल में 10% से ऊपर का डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकती है, वही चीज लिखी है वहां पर। इफ द कंपनी हैज इंकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट FY, FY 24-25 up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average dividend declared by the company during the immediately preceding 3 financial years। ठीक है सर, the amount of the dividend including interim dividend shall be deposited in a separate account maintained with a scheduled bank within 5 days from the date of declaration। बेसिकली ये प्रोविजन सबके लिए है कि भाई अगर कंपनी कुछ भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना तो उसको 5 डेज के अंदर अंदर वो अमाउंट एक स्पेसिफिक अलग अकाउंट में जो कि शेड्यूल्ड बैंक के साथ मेंटेन होगा वहां पे उस कंपनी को डिपॉजिट करके रखना है। ऑल प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शैल ऑल्सो अप्लाई इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ये बेसिकली फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा है। पेमेंट्स के लिए सारे प्रोसेस एक जैसे होंगे, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे फाइनल डिविडेंड हो, चाहे वो इक्विटी शेयर को पे होना हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना हो। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनल डिविडेंड। ये क्या बोलता है? When the dividend is declared at the annual general meeting of the company, it is known as final dividend।
ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई यहाँ एजीएम हुई फाइनेंशियल ईयर 2025 24-25 की। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट अडॉप्ट किए गए। यहाँ पे जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना, उसे हम फाइनल डिविडेंड बोलेंगे। द रेट ऑफ डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड कैन नॉट बी इंक्रीज बाय द मेंबर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर कोई रेट रिकमेंड किया है ना, तो उस रेट को शेयर होल्डर्स इंक्रीज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम एक समरी पढ़ लेते हैं, कंपैरिजन भी हो जाएगा कि इंटरिम डिविडेंड के केस में क्या होता है और फाइनल डिविडेंड के केस में क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर, बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स फॉर द ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट अडॉप्ट नहीं हुए थे एजीएम से पहले, ठीक है। उसी दौरान अगर आपने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो उसको इंटरिम डिविडेंड ही बोला जाएगा। फाइनल डिविडेंड इज द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड approved by the shareholders at the company's annual general meeting after the close of financial year। बेसिकली एजीएम के क्लोजर होने के, एजीएम के दौरान ही बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर होल्डर्स अडॉप्ट करते हैं और उसी टाइम पे अपना फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है, ठीक है सर। अनाउंस बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये इंटरिम डिविडेंड है। इसमें 2 स्टेप्स लगते हैं कि भाई पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे, फिर वो अप्रूव होगा बाय द शेयर होल्डर्स। Time of declaration: before preparation of financial statements, after preparation of financial statements। Revocation: it can be revoked with the consent of all shareholders। एक बार अगर interim dividend declared by board of directors, तो ये लाइबिलिटी बन जाता है, बट ये लाइबिलिटी को रिवोक कर सकते हैं। कैन बी रिवोक बाय कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। 100% वोट्स चाहिए होंगे इसके लिए, ठीक है सर। लेकिन अगर फाइनल डिविडेंड एक बार मीटिंग में अप्रूव हो गया, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया, तो उसे आप रिवोक नहीं कर सकते, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। अब डिविडेंड किस किस को जाता है, या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या फिर इक्विटी शेयर्स को। तो एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, shareholders holding preference shares are assured of preferential dividend at a fixed rate during the life of company। फिक्स रेट पे इनको मिलता है और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, या फिर जब तक ये रिडीम नहीं हो जाते बेसिकली। प्रेफरेंस डिविडेंड अनलेस अदरवाइज अग्रीड एज क्यूमुलेटिव इन नेचर नीड नॉट बी पेड एवरी ईयर। दैट इज अ कंपनी में डिसाइड नॉट टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड वेयर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स। आप आगे पढ़ने वाले हो। प्रेफरेंस शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। अब इनका डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। मान लो 5 साल के लिए डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब कंपनी ने यहाँ पे 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। बेसिकली नॉर्मली इन पे ना एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पहले से ही बताया होता है कि भाई इशू के जो टर्म्स होते हैं ना, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उनके टर्म्स एंड कंडीशन में ही बोला जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर रेट पे आपको डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स थे, प्रॉफिट्स, तो कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। कंपनी ने यहाँ पे लॉस किया, लॉस किया, लॉस किया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट्स हुए। रेट तो हमारा फिक्स है कि भाई 10% पे ही हम डिविडेंड पे करेंगे। तो क्यूमुलेटिव के केस में क्या होता है ना, प्रॉफिट है, डिविडेंड मिलेगा, लॉस है, इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। लॉस में कैसे ही देगा भाई डिविडेंड, नहीं देगी कंपनी। बट सिंस हमें 10% मिलना चाहिए था, तो जो भी इस साल का 10% बनता है ना,
इस साल का 10%, इधर नहीं लिखते, इधर लिखता है इस साल का जो भी 10% अमाउंट था, इस साल जो भी 10% अमाउंट था, इस साल का जो भी 10% के बेसिस पे अमाउंट क्लियर होता, तो उन सबको मिला के, अब इस साल का तो 10% देना ही है, इधर प्रॉफिट्स हुए, तो इन सबको मिला के क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर को 40% का डिविडेंड मिलता। ये 40% ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि परसेंटेज वाइज है, लेकिन ये अमाउंट वाइज वेरी करेगा, क्योंकि इधर का 10% कुछ और होगा, इधर का 10% अमाउंट वाइज कुछ और होगा, इधर 10% अमाउंट वाइज कुछ और होगा। अब नॉन क्यूमुलेटिव होता अगर ये शेयर नॉन क्यूमुलेटिव, तो इधर प्रॉफिट्स हुए, डिविडेंड मिलेगा, लॉस हुआ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब प्रॉफिट हुए, अब नॉन क्यूमुलेटिव है तो यहाँ ये जो 30% हमने गिना ना, 30 10 10 10, अब यहाँ पे केवल 10% ही मिलेगा, 40% नहीं मिलेगा। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारा नॉन क्यूमुलेटिव और ये हो गया क्यूमुलेटिव। A cumulative preference share is one in respect of which dividend gets accumulated and any arrear of such dividend arising due to insufficiency of profits during the current year is payable from the profits earned in the later years. Basically ये जो ईयर था 5th ईयर, हमने इसके प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर किया इनको। Until and unless dividend on cumulative preference share is paid including arrears, नो डिविडेंड इज पेबल ऑन इक्विटी शेयर्स। आपको पता है कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स के पास हमेशा प्रेफरेंस दो ही चीज़ों की होती है, एक तो डिविडेंड या फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि भाई अगर जो भी अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है उसके बाद ही इक्विटी शेयर्स का नंबर आएगा। इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ एट पार या उनसे पहले पैसा नहीं ले सकते। नॉन क्यूमुलेटिव के केस में क्या है, इज वन वेयर द डिविडेंड इज पेबल ओनली इन अ ईयर ऑफ प्रॉफिट. There is no accumulation of profits as in the case of cumulative preference share. In case no dividend is declared in a year due to any reason, the right to receive such dividend for that year lapses. Either lapse हो जाएगा उस साल का dividend amount, and the holder of such share is not entitled to be paid arrear of dividend out of future year profits. ठीक है सर। अब आता है हमारा equity shares. They do not enjoy any preferential rights in the matter of payment of dividend or repayment of capital. The rate of dividend on equity share is recommended by the board of director and may vary from year to year. किसी साल में 10%, किसी में 12%, किसी में 8%, वो तो बोर्ड के रिकमेंडेशन पे ही मैटर डिपेंड करेगा ना। रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स होंगे तभी ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर होगा, प्रॉफिट कम होंगे तो कम डिविडेंड डिक्लेयर होगा। आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बट इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने से पहले हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये एक चार्ट है शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, उसमें अगर क्यूमुलेटिव है डिविडेंड एक्यूमुलेट्स अनलेस इट इज पेड इन फुल, नॉन क्यूमुलेटिव नो अरियर ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर ईयर इज पेबल। ठीक है सर। इक्विटी शेयर में क्या, डिपेंडेंट ऑन डिविडेंड पॉलिसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है सर। तो इसके बाद अपना अगला टॉपिक है प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है कि भाई जो अमाउंट हम पे करने वाले हैं एज अ डिविडेंड, वो अमाउंट हम कहाँ से लाएंगे, कंपनी के कौन से बैलेंसेस को यूज़ करके हम वो अमाउंट पे कर सकते हैं, या फिर कौन से साल की इनकम यूज़ कर सकते हैं, क्या हम प्रीवियस ईयर की इनकम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि हमारा एक्ट क्या बोलता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई जिस ईयर का आपको डिविडेंड पे करना है ना, उसी ईयर के प्रॉफिट्स को यूज़ करो, प्रॉफिट्स ऑफ द current financial year. Simple. Profits arrived at after providing for depreciation in accordance with Schedule 2. Schedule 2 कौन सा है भाई, Schedule 2 of Companies Act 2013। ठीक है। सेकेंडली आप कहाँ से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स। बेसिकली जो भी आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में आपने कुछ इनकम जनरेट करी होगी तो आप वहां से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, वो भी अलाउड है। प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2 एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फ्री रिजर्व्स।
बेसिकली बैलेंस शीट में अगर क्रेडिट बैलेंस दिख रहे हैं आपके रिजर्व्स में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप उनसे बिंदास अपना डिविडेंड पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट ओनली फ्री रिजर्व्स एंड नो अदर रिजर्व्स आर टू बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। फ्री रिजर्व्स मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होना चाहिए, नोशनल प्रॉफिट वाले रिजर्व्स नहीं होने चाहिए, मतलब इनकम हुई नहीं और आप उनमें से ही पहले ही सही डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो गलत है, वो आप नहीं कर सकते। या फिर करंट ईयर के प्रॉफिट्स या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, दोनों में से किसी में से भी डिविडेंड आप डिक्लेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोविजन ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट, अगर मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ अ गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट। बेसिकली ये क्या है ना, ये बोलता है कि ये कंपनी है, इसकी गारंटी गवर्नमेंट ने ले रखी थी, गवर्नमेंट गारंटी, गवर्नमेंट बेसिकली गारंटर है इसमें, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ने गारंटी ले रखी है ना, तो जो डिविडेंड कंपनी पे करेगी ना, वो आउट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट से भी कर सकती है। ये जो अमाउंट कंपनी को रिसीव होगा ना, इसमें से भी वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड carried over previous losses and depreciation not provided in previous year or years are required to be set off against profit of the company for the current year। बेसिकली ये क्या बोलता है ना, मान लो एक, दो, तीन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर इज हमारा करंट ईयर, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में हमारे पास लॉस था, सेकेंड ईयर में भी हमने लॉस ही किया, इधर प्रॉफिट जनरेट किया, तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही बनती है ना कि भाई ये जो लॉसेस आपके थे इनको पहले सेट ऑफ करो। सेट ऑफ मतलब ये जो भी आपका प्रॉफिट हुआ माइनस लॉस ऑफ फर्स्ट ईयर माइनस लॉस ऑफ सेकेंड ईयर, फिर अगर आपके पास कुछ भी बैलेंस बच रहा है तो उसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर करो। मेक सेंस ना, आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता है कि भाई अगर साल में लॉस हुआ है तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा, तो पहले प्रीवियस ईयर के लॉसेस को एडजस्ट करोगे ना, कि पहले से ही आप अपनी इनकम, आपकी जो इनकम हुई उसे आपने डिविडेंड में डिक्लेयर कर दिया। दैट वोंट मेक सेंस, आपकी कंपनी आगे तरक्की कैसे करेगी जब आपने पहले प्रीवियस लॉसेस को ही सेट ऑफ नहीं किया। बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड कैरीड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन provided not provided in previous year or years are required to be set off against profit of the company for the current year, ठीक है ना। करंट ईयर में जो भी प्रॉफिट हुआ उससे पहले आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ करो, डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करो, फिर उसके बाद हम डिविडेंड की बात करेंगे, ठीक है सर। इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी असेट और ऑफ लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू शैल बी एक्सक्लूडेड। बेसिकली कंपनी के पास एक फिक्स्ड असेट था, ये कंपनी ने परचेज किया था फॉर 1 CR, 1 करोड़ का परचेज किया था। अब इसकी वैल्यू है, करंट वैल्यू है 5 CR, बट कंपनी के पास अभी ये एसेट है, कंपनी ने बेचा नहीं है, कंपनी को कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ 5 करोड़ का, ठीक है ना। ये कंपनी की फेयर वैल्यूएशन है कि भाई मार्केट में इस असेट का रेट 5 करोड़ है, तो बेसिकली कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 CR का, बट ये रियलाइज नहीं है, ये नोशनल है, ये अनरियलाइज्ड है, ये रिवैल्यूएशन के बेसिस पे हमने अमाउंट डिटरमाइन किया है। सिंस ये अनरियलाइज्ड है, अभी कंपनी की जेब में 4 करोड़ रुपए आए नहीं है अलग से, तो आप इस अमाउंट में से डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते, एज सिंपल एज दैट, ठीक है सर। Capital profits are not same as distributable profit because they are not earned in the normal course of business and therefore normally not available for distribution as dividend। तो ये कैपिटल प्रॉफिट्स की बात करता है कि भाई फिक्स्ड असेट है, उसकी सेल पे आपको कैपिटल प्रॉफिट ही तो होगा, राइट सर। अब ये आगे क्या बोलता है, नीड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डिविडेंड, फॉर डेप्रिसिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, ठीक है।
डेप्रिसिएशन हम क्यों देते हैं? क्योंकि भाई कैपिटल असेट है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी ना। अगर 5 करोड़ का असेट था तो वो लाइफ टाइम 5 करोड़ नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू 1 करोड़ भी आएगी एक 4-5 साल के बाद, अगर हम 20% अज्यूम करें कि हम उस रेट पे डिविडेंड लगा रहे हैं, राइट सर। किसी असेट की शेल्फ लाइफ ज़्यादा है तो उसके बेसिस पे उसका डिविडेंड परसेंटेज वाइज कम होगा, राइट सर। तो यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन क्यों लगाना है उसके रिगार्डिंग पता है, ये मैं इधर कवर नहीं करूँगा, ये बेसिक अकाउंट्स है, ये आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एक रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसफर टू रिजर्व। जब भी आप पेमेंट करते हो ना डिविडेंड की, तो कंपनीज एक्ट 2013 लाने से पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 था, उधर रिक्वायरमेंट थी कि भाई आप अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको रिजर्व्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, सो दैट आपका कैपिटल बैलेंस कम ना हो जाए। पता चला कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रही है, तो रिजर्व्स का बेसिक पर्पज वही होता था। बट एज ऑफ नाउ कंपनी में company is free to transfer any portion of profit or reserve as it may deem fit. It may also decide not to transfer any amount to reserve. अब वो ऐसा मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करना ही करना है। आप करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। ऐसा कोई कंपनीज एक्ट का आप वायलेशन नहीं करोगे कि भाई आपने रिजर्व में अमाउंट नहीं ट्रांसफर किया तो अब आपको पेनल्टी या फिर लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी, राइट सर। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, बेसिकली लॉस की सिचुएशन है या फिर रेलेवेंट प्रॉफिट्स नहीं है आपके पास, तो उस केस में आप डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करोगे? तो ये क्या बोलता है ना कि भाई वेयर इन एनी ईयर देयर आर नो एडिक्वेट प्रॉफिट्स फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, कंपनी मे डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अर्नड बाय इट इन प्रीवियस ईयर्स एंड ट्रांसफर्ड बाय इट टू द फ्री रिजर्व्स ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड इन रूल 3। ये रूल 3 हमें बताता है कि भाई अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है तो वो कैसे डिविडेंड पे कर सकती है, उसको बेसिकली क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। फ्री रिजर्व्स means such reserve as per the latest audited balance sheet of a company are available for distribution as dividend। जो भी कंपनी की लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी ना, उसमें जितने भी अमाउंट के फ्री रिजर्व्स हैं उन्हें हम फ्री रिजर्व बोलेंगे। ऐसा ये कंफ्यूजन नहीं है कि भाई कितने अमाउंट को हम फ्री रिजर्व बोलेंगे, राइट सर। अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट वेदर शोन एज रिजर्व और अदरवाइज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व्स, ये हमने अभी डिस्कस किया। Any change in carrying amount of any asset or of a liability recognized in equity, including surplus in profit and loss account on measurement of the asset or the liability at fair value। Basically unrealized जो भी profits हैं ना, उनको आप free reserves नहीं मानेंगे, ठीक है सर। अब रूल 3 कंडीशंस लिखता है, फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। जो भी आपका रेट ऑफ डिविडेंड होगा ना, सिंस आपने पास्ट ईयर्स में कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट किया, तो आप एक एवरेज रेट निकालोगे फॉर पास्ट 3 ईयर्स। उन 3 ईयर्स में जिस भी रेट पे आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना, उनका आप एवरेज करोगे, फिर उस रेट पे आप एटलीस्ट डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ये फर्स्ट कंडीशन है अभी। द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड shall not exceed the average of the rate at which dividend was declared by the company in preceding 3 years, immediately preceding 3 years, ठीक है। अब मान लो कंपनी का ये फर्स्ट ईयर है तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। प्रीसीडिंग 3 ईयर्स है ही नहीं तो आप डेटा कहाँ से लाओगे, एवरेज कहाँ से निकालोगे, कोई सेंस नहीं है ना उसका। However, this condition shall not apply if the company has not declared any dividend in each of the 3 preceding financial year, ठीक है सर। Total amount to be drawn from such accumulated profits shall not exceed 10% of paid up share capital and free reserves as appearing in the latest audited financial statement। ये क्या बोलता है ना, मान लो आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ की, ठीक है। फ्री रिजर्व्स हैं 5 करोड़ की, टोटल कितना हुआ 15 करोड़। अब इसका 10% कितना हुआ इज इक्वल टू 1.5 CR, ठीक है। अब आप इस अमाउंट से ज़्यादा का जो भी रिजर्व्स में से अमाउंट निकालोगे वो इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1.5 करोड़ की एक लिमिट आ गई, इससे ज़्यादा का आप डिविडेंड
डिविडेंड कैन नॉट बी मोर देन 1.5 CR। ये तो एक कंडीशन का हमने निकाला अभी, ठीक है। कंडीशन 3 क्या बोलती है? अमाउंट सो ड्रॉन शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस इंकर्ड इन फाइनेंशियल ईयर in which dividend is declared and only thereafter any dividend in respect of equity share shall be। अब ये क्या बोलता है ना कि मान लो करंट ईयर में करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस है 1.2 CR का, तो बोलता है कि पहले ये 1.2 CR को तो सेट ऑफ कर, फिर बाद में डिविडेंड की बात करेंगे। तो हमारी लिमिट क्या आ गई? 1.5 हमने अभी डिटरमाइन किया था कि भाई 1.5 से ज्यादा का हम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते, हम इतना ही अमाउंट रिजर्व से निकाल सकते हैं बेसिकली 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक। अब 1.5 CR में से 1.5 CR माइनस 1.2 CR करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30 लैक्स। तो ये हमारी दूसरी लिमिट आ गई कि भाई कंडीशन 3 के हिसाब से आप 30 लाख से ऊपर का डिविडेंड नहीं पे कर सकते। ओके, अब फोर्थ कंडीशन क्या बोलती है कि भाई बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच विड्रॉल, आफ्टर सच विड्रॉल मतलब 1.5 CR निकाल रहे हो या 30 लैक्स निकाल रहे हो, shall not fall below 15% of its paid up share capital as appearing in the latest audited financial statements। तो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी? 10 CR, इसका 15% कितना हुआ? 15% ऑफ 10 CR इज इक्वल टू 1.5 CR, ठीक है। अब हमारे एग्जाम्पल में रिजर्व्स की वैल्यू कितनी थी? 5 CR, लेकिन हम मैक्सिमम निकाल कितने रहे? 1.5 CR, तो रिमेनिंग कितना हुआ? 5 CR माइनस 1.5 CR इज इक्वल टू 3.5 CR। तो ये जो बोलती है कंडीशन कि भाई अमाउंट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से नीचे नहीं गिरना चाहिए। कौन सा अमाउंट? रिजर्व्स का अमाउंट, फ्री रिजर्व माइनस अमाउंट ऑफ विड्रॉल। फ्री रिजर्व्स हमारे पास कितने थे? 5 CR के थे, उसमें से हम अगर मैक्सिमम अमाउंट निकालेंगे भी तो वो होगा 1.5 CR, तो भी हमारे पास 3.5 CR बचा हुआ है। तो 3.5 CR इज मोर देन दिस 5 crores, 1.5 CR इज लेस देन 3.5 CR। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, बट आप मैक्सिमम कितना पे कर पाओगे? 30 लैक्स, ठीक है सर। इट मे बी नोटेड दैट ऑल दी अबव 4 कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। आपको सारी कंडीशंस देख के चलना है। एक बार कंडीशंस रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला तो भाई रेट ऑफ डिविडेंड, कि भाई एवरेज रेट निकालोगे उसी बेसिस पे आप डिविडेंड पे कर सकते हो इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, हमारे केस में क्या था? पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR, फ्री रिजर्व्स 5 CR, टोटल हुआ 15 CR। 15 CR का 10% कितना हुआ? 1.5 CR। अब इससे ज्यादा का आप डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते, ये हमारी पहली लिमिट आई। सेकेंड लिमिट क्या आई भाई कि भाई करंट ईयर के लॉस को एडजस्ट करो। पहले करंट ईयर का लॉस था हमारा 1.2 CR, अब 1.5 हमने इधर डिटरमाइन किया था। अब इसमें से जब हमने 1.2 रिड्यूस किया तो क्या आया? 30 लाख रुपीज। तो हमारी सेकेंड सेकेंड लिमिट आई है, सेकेंड अमाउंट डिटरमाइन किया हमने, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या बोलता है? जो भी रिजर्व्स का बैलेंस होगा ना विड्रॉवल करने के बाद, फ्री रिजर्व्स माइनस अमाउंट ऑफ विड्रॉल, ये 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा है ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमारे केस में हमने क्या एग्जांपल लिया कि भाई हमारी पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR थी, 10 CR का 15% कितना हुआ? 1.5 CR। लेकिन हमारा बैलेंस अभी भी रिजर्व्स में कितना बच रहा है? 5 CR में से 1.5 CR माइनस किया 3.5 CR। तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि भाई रिजर्व्स का बैलेंस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है सर। जब ये सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई तो हमारा फाइनल अमाउंट क्या डिटरमाइन हुआ कि भाई हम 30 लाख का डिविडेंड पे कर सकते हैं। क्लियर सर? ओके।
The condition prescribed by Rule 3 are not applicable to a government company in which the entire paid up share capital is held by the central government or state government or governments or by central government and one or more state government. Basically ये जो गवर्नमेंट एंटिटीज है ना, मतलब गवर्नमेंट्स ने अगर किसी भी एंटिटी में शेयर कैपिटल होल्ड की हुई है तो उधर ये मिनिमम इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग ये जो 4 कंडीशंस बताई गई हैं इनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। क्लियर सर? डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अब उसको 5 डेज के अंदर अंदर आपको शेड्यूल्ड बैंक के एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। सिंपल। दिस इज टू बी डन विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्या करना होगा? शैल बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट अकाउंट मेंटेन विद अ शेड्यूल्ड बैंक। इतनी सी बात है इसमें। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे आते हैं कि भाई किसको पे करना है, कितने दिन में पे करना है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 123 सबसेक्शन 5, डिविडेंड शैल बी पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर। 3 चीजें यूज हुई हैं यहाँ पे। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर। बेसिकली सीधे सीधे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के आपने खाते में डाल दिया, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर उसने बोला कि किसी और के अकाउंट में पे कर दे तो आप वहां पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला मेरे बैंकर को पे कर दे, उसको पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 3 चीजें बोली गई हैं कि भाई आप डिविडेंड या तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को पे कर दो, या तो उसने अगर कोई डायरेक्शन दिया है कि भाई मेरे इस बंदे के अकाउंट में पे कर दो तो उधर पे कर दो, या फिर उसके बैंकर को सीधे सीधे पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। In case shareholder informs the company to pay dividend to a particular banker and if the payment is so made by the company it shall be deemed to be made to the shareholder of a company। ठीक है सर? A purchaser of share whose name is not entered in the register of members cannot claim payment of dividend to him though he might have made full payment to the seller of share। इसमें क्या बोला है? एक सेलर है, एक परचेजर है, इन्होंने क्या सेल परचेज किया है? शेयर्स। अब जब ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना तब ये शेयर्स सेलर के नाम पे थे। शेयर्स वर इन द नेम ऑफ सेलर एट द टाइम जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। ठीक है, अब सिंस शेयर्स सेलर के नाम पे थे तो डिविडेंड का पेमेंट हम परचेजर को कैसे कर सकते हैं? कोई चांस नहीं है। ठीक है, अगर हम परचेजर को नहीं कर सकते क्योंकि वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर नहीं है कंपनी में। इन दिस रिगार्ड लेटर इन दिस चैप्टर सी सेक्शन 126 which provides for keeping of dividend in abeyance pending registration of transfer of share unless the registered holder has authorized the company to pay the dividend to the purchaser। इसमें बेसिकली क्या बोला है कि भाई जो कंपनी है ना, कंपनी में होल्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड until such transfer is completed। या फिर ये जो सेलर बैठा है ना इसने कंपनी को डायरेक्ट कर देना चाहिए ऑर्डर टू पे डिविडेंड टू परचेजर। जैसा हमने इधर पढ़ा, और टू हिज ऑर्डर, या तो वो कंपनी को बोल दे कि भाई आप परचेजर को पे कर दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या फिर कंपनी होल्ड पे रख देगी जब तक ट्रांसफर का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता। क्लियर सर? A company may, if so authorized by its article, pay dividend in proportion to the amount paid up on each share। बेसिकली अगर पेड अप कैपिटल कहीं वैरी कर रही है ना शेयर्स की, तो उस केस में कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस पे डिविडेंड्स पे करेगी, बेसिकली प्रोपोर्शनेट डिविडेंड पे करेगी। डिविडेंड आर पेएबल इन कैश नॉट इन काइंड। बेसिकली कंपनी को कैश में ही पे करना पड़ेगा। कैश का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको नोट किन के देने,
बेसिकली बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, बट इन अदर काइंड नहीं दे सकते। ये नहीं कि ये नहीं कि आप उससे कोई भी गाड़ी दे रहे हो या फिर बोल रहे हो कि कोई कंपनी के शेयर्स ले ले या XYZ, कुछ नहीं, आपको कैश में ही पे करना है। ठीक है सर। डिविडेंड्स दैट आर पेएबल टू शेयर होल्डर इन कैश में ऑल्सो बी पेड बाय चेक और डिविडेंड वारंट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप बैंक ट्रांसफर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नगद राशि नहीं देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैंक ट्रांसफर कर दो, फाइन सर। That the declared dividend must be paid to the entitled shareholder within prescribed limit of 30 days। 5 दिन के अंदर तो आपको शेड्यूल्ड बैंक में ट्रांसफर करना है इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। फिर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आपको पे कर देना है, अपनी सारी लाइबिलिटीज विद रिगार्ड टू डिविडेंड क्लियर करनी है। इन केस डिविडेंड इज पेड बाय इशूइंग डिविडेंड वारंट्स, सच वारंट्स मस्ट बी पोस्टेड एट द रजिस्टर्ड एड्रेस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। बेसिकली अगर आपने डिविडेंड बैंक में पे नहीं किया, डिविडेंड वारंट्स इशू किए, तो वो आप एटलीस्ट पोस्ट कर दो विद इन 30 days। ठीक है सर। shall be paid only in cash। Exception to this is capitalization of profit or reserves of a company for the purpose of issuing fully paid up bonus shares। बेसिकली कंपनी अपने रिजर्व्स को फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए भी इशू करती है, तो यूज करती है बेसिकली। बट यू मे नोट दैट वाइल डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द कंपनीज पावर टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, सच शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। बट अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना, तो उसको डिविडेंड ही पे करना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकती कि मैं बोनस शेयर्स दे देती हूँ, अब वो रखो, दैट वोंट वर्क, वो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा इन या फिर हो जाएगा वायलेशन टू द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है सर। निधि कंपनी के ऊपर क्या कंडीशन है? निधि सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट एनी डिविडेंड पेबल इन कैश मे बी पेड बाय क्रेडिटिंग द सेम टू द अकाउंट ऑफ द मेंबर। ये लोग सीधे सीधे मेंबर के अकाउंट में पे कर दें, डिविडेंड वारंट ना दे, कुछ भी ना दे, लेकिन 30 डेज के अंदर कर दें, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। पेबल इन कैश, चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, पेबल टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, टू हिज ऑर्डर, टू हिज बैंकर। निधि कंपनी क्या कर सकती है, अगर किसी ने क्लेम नहीं किया है ना, नॉट क्लेम्ड विद इन 30 days, तो सीधे सीधे उस बंदे के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दे। ये मान लिया जाएगा निधि कंपनी ने अपना डिविडेंड पे कर दिया, दैट्स फाइन सर। प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 2 केसेस में आप डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। कहाँ पे? प्रोहिबिशन इन केस ऑफ एनी डिफॉल्टिंग कंपनी। बेसिकली अगर आपने डिपॉजिट्स रिसीव किए थे मार्केट से या फिर अपने मेंबर्स से और आप उन्हें रीपे ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसका इंटरेस्ट नहीं रीपे कर पा रहे हो, या फिर जो कंडीशंस थी डिपॉजिट्स रेस करने की, बेसिकली कंपनीज एक्ट ने जो भी कंडीशंस दे रखी थी, आपने उनके नॉन कंप्लायंस में डिपॉजिट्स रेस किए, तो उस केस में आप डिविडेंड मत डिक्लेयर करो भाई। पहले अपने डिपॉजिट्स को वाइंड अप करो, डिपॉजिट्स पे ऑफ करो, उनका इंटरेस्ट पे ऑफ करो, फिर आगे की बात करेंगे। A company which fails to comply with the provision of section 73, prohibition on acceptance of deposits from public या फिर repayment of deposit accepted before the commencement of this act of 2013, तो उस केस में आप डिविडेंड्स मत डिक्लेयर करो। ठीक है सर। सेकेंडली, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का पर्पस क्या होता है भाई, कि भाई हमको चैरिटेबल वर्क्स करने हैं, लोगों की एजुकेशन में डोनेशंस करने हैं, या फिर जो भी हम चैरिटेबल एक्टिविटीज माने उन सब में काम करना है। तो आप अगर चैरिटेबल एक्टिविटी का काम करते करते आपकी कंपनी में अगर कोई सरप्लस जनरेट हो रहा है, तो आप उसे ऐसा नहीं कि अपने मेंबर्स को दे दोगे, आप उसे भी अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज में यूज करो। ठीक है ना सर। कंपनी हैविंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। इट्स प्रॉफिट्स आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट्स फॉर इट इज फॉर्म। जो भी आपका ऑब्जेक्ट था ना, चैरिटेबल एक्टिविटी, जो भी आपने ऑब्जेक्ट चूज किया था, आप उसमें अपनी फंड्स को यूज करो। आप क्यों डिविडेंड दे रहे हो मेंबर्स को? मेंबर्स ने वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए थोड़ा ना खोली हो। क्लियर सर। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये क्या बोलता है ना, कि अगर कंपनी को, जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि 30 डेज के अंदर आपको पूरा डिविडेंड पे करना है, अब कुछ लोग आए ही नहीं अपना डिविडेंड लेने के लिए, ये पुरानी कंडीशंस हैं। आज के टाइम पे जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं, लिस्टेड एंटिटीज हैं, उन सबके पास हमारे बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स होते हैं डिपॉजिटरीज के थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। तो हमारे पास सीधे सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट आ जाता है कि इतना डिविडेंड पे हुआ है, तो आपको अलग से जाके वहाँ क्लेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बट अगर आपने 30 डेज में पे नहीं किया है ना, या फिर कोई क्लेम करने नहीं आया है, तो 7th डे में आप एक अनपेड डिविडेंड नाम का अकाउंट बनाओगे और उधर इस सम को होल्ड करके रखोगे। ठीक है सर। अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड टू बी ट्रांसफर टू दी अनपेड डिविडेंड अकाउंट। या तो आपने पे नहीं किया है, या फिर क्लेम ही नहीं हुआ है, किसी ने अभी तक क्लेम ही नहीं किया वो डिविडेंड,
where a dividend has been declared by the company but has not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration, the company shall within 7 days from the expiry of said 30 days, जैसे ही 30 डेज खत्म हुए ना, तो वहां से 7 दिन के अंदर आप इस अमाउंट को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करो. ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड टू अ स्पेशल अकाउंट कॉल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट. द अनपेड डिविडेंड अकाउंट शैल बी ओपन बाय कंपनी इन एनी शेड्यूल्ड बैंक. इसके लिए आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलो शेड्यूल बैंक में, और उधर ही अपना ये सारा अमाउंट होल्ड करके रखो. विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जिस डेट को आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट फंड्स ट्रांसफर किए ना, वहां से लेके 90 डेज के अंदर आप एक लिस्ट प्रिपेयर करो जिसमें कि नाम होगा, लास्ट नोन एड्रेस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर है, और अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड टू बी पेड इन कैश टू ईच पर्सन, एंड प्लेस सच स्टेटमेंट ऑन इट्स वेबसाइट. बेसिकली 90 डेज के अंदर भी अगर आपके पास कोई उस डिविडेंड को क्लेम करने नहीं आ रहा है ना, तो आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप उसका नाम लिखोगे, उसका एड्रेस लिखोगे, और अमाउंट लिखोगे कि भाई कितने का डिविडेंड उन शेयर्स पे ड्यू है. अब आप ये जो लिस्ट बनाओगे ना, इसको अपनी वेबसाइट पे प्लेस करो कि भाई अगर किसी को देखना हो कि उसका डिविडेंड है या नहीं है, तो वो उधर जाके चेक करे, और अगर लगता है कि उसका शेयर है उसमें, तो वो जाके क्लेम करे. क्लियर सर? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इफ डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट. बेसिकली 30 डेज तक हमारा डिविडेंड पे हुआ नहीं. 30 डेज के बाद रिक्वायरमेंट थी कि भाई 7 दिन के अंदर आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. आपने वो भी नहीं किया, 7 डेज के अंदर आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, तो आप उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे टू दी शेयर होल्डर जब तक वो ट्रांसफर नहीं हो जाता. एनी डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द टोटल अनपेड डिविडेंड अमाउंट, द कंपनी शैल पे फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिफॉल्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम on the amount not so transferred to the said account. Said account मतलब unpaid dividend account. The interest accruing on such amount shall ensure that it is available to the benefit of the members of the company in proportion to the amount remaining unpaid to them. Basically जो भी members बाद में claim करने आएंगे ना अपना dividend का amount, उनको वो interest के साथ मिलेगा. जब तक कंपनी ने unpaid dividend account में ट्रांसफर नहीं किया था, तो जो भी कंपनी ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया होगा वो सारा क्रेडिट प्रोपोर्शनेट वैल्यूज पे जो भी क्लेमेंट आएगा, शेयर होल्डर आएगा, उसको मिलेगा. राइट सर? क्लेमेंट टू अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ क्लेम्ड अमाउंट. अब मैंने डिविडेंड नहीं मांगा, मेरे को क्लेम करना चाहिए था ना, तो अब मैं फिर क्लेम करूंगा तभी मेरे को मिलेगा. एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू एनी मनी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट मे अप्लाई टू द कंपनी कंसर्न फॉर पेमेंट ऑफ द मनी सो क्लेम. ठीक है सर? Any money transferred to the unpaid dividend account which remains unpaid or unclaimed for 7 years from the date of such transfer. Basically हमने 30 डेज तक तो इंतजार किया कि भाई पे कर देते हैं, 30 डेज तक किसी ने क्लेम नहीं किया वो फंड, फिर नेक्स्ट 7 डेज के अंदर हमने उस अमाउंट को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया कि भाई कोई आ गया मांगने तो उसको हम दे देंगे. हमने ये फंड सेपरेटली होल्ड करके रखा है. बट कंपनी के पास 7 साल तक कोई क्लेम ही नहीं करने आया. अब कंपनी के पास वो अमाउंट बस एक तरीके से रखा हुआ है, कोई यूज नहीं कर सकती, क्योंकि भाई कंपनी लॉ के प्रोविजन है कि आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट मेंटेन करके रखना है, कंपनी वो फंड्स यूज नहीं कर सकती. तो जब अगर 7 साल तक कोई क्लेम करने नहीं आया ना, तो आप उस अमाउंट को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करेंगे. शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अक्रूड टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. ठीक है सर? Company shall send a prescribed statement containing the detail of such transfer to the IEPF authority, and in turn the authority shall issue a receipt to the company as evidence of transfer. जो हमने लिस्ट बनाई थी ना 90 डेज के अंदर कि भाई क्या नाम है शेयर होल्डर्स का, एड्रेस क्या है, कितना अमाउंट उनको ड्यू है एज अ डिविडेंड, तो वो लिस्ट हम IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को वो भी दे देंगे, सो दैट उनको भी पता चले कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स का वो अमाउंट है. क्लियर सर? All shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years. अब सिंस ये डिविडेंड हमने 7 साल तक पे नहीं किया, लोगों ने क्लेम भी नहीं किया, तो जो भी शेयर्स हैं ना, वो शेयर्स भी कंपनी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर देगी. Shall be transferred by the company in name of investor education and protection fund along with a statement containing the prescribed details. आपको डिटेल तो देनी पड़ेगी ना कि कौन से शेयर किसके नाम के थे, फिर तब पे क्यों नहीं हुआ, या फिर
अगर कोई क्लेम करने नहीं आया तो भाई कंपनी अपने पास ना रखे, बल्कि आईईपीएफ को ट्रांसफर कर दे। It is clarified that in case any dividend is paid or claimed for any year during the period of 7 consecutive years, the share shall not be transferred to the Investor Education and Protection Fund. अगर 7 साल से पहले ही कोई और बंदा आके अपने डिविडेंड को क्लेम कर रहा है या फिर शेयर्स को क्लेम कर रहा है, तो फिर तो उसको आईपीएफ में ट्रांसफर करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। सिंपल। राइट ऑफ ओनर ऑफ ट्रांसफर्ड शेयर्स टू रिक्लेम। अब भाई 7 साल के बाद किसी को होश आया, अरे मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, मेरे को याद ही नहीं था, क्या वो क्लेम नहीं कर सकता? उसका ही पैसा है ना, तो क्लेम करेगा। एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर्स फॉर ट्रांसफर टू द आईईपीएफ shall be entitled to reclaim the transferred shares from IEPF in accordance with the prescribed procedures and on submission of prescribed documents. Prescribed documents क्या होंगे भाई? वो अपना लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिखाएगा या फिर शेयर सर्टिफिकेट दिखाएगा कि भाई उसके पास कब से ये शेयर्स हैं। तो वो बेसिकली अपनी ओनरशिप सेटिस्फाई करेगा कि भाई मैं इनका रियल ओनर हूँ, आप मेरे को शेयर्स दे दो, और सेकेंडली उस पर जो भी डिविडेंड अभी तक ड्यू हुआ है वो मेरे को रीपे कर दो। फाइन सर। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। कंपनी ने अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया, आईईपीएफ में ट्रांसफर नहीं किया या फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, सच कंपनी शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर 500 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीज एंड और ऑफिसर के लिए कितना पेनल्टी है? ऑफ 25,000 रुपीज। और अगर वो भी फेलियर कंटिन्यू कर रहा है, पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज फॉर ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। ये पेनल्टीज हैं, आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग हम इसे पढ़ लेते हैं, बट मोस्टली इसका कोई रेलेवेंस नहीं एग्जाम पर्पज से। अब ये चार्ट है, ये आपका पूरा समराइज कर देगा कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आप कब तक अमाउंट ट्रांसफर करते हो। आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 30 डेज के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर को पे करना है। सेम हो गया, डिविडेंड डिक्लेयर टू बी पेड। किसी ने क्लेम नहीं किया, विद इन 7 days डिपॉजिट द अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट इन शेड्यूल्ड बैंक। अगर शेड्यूल्ड बैंक में आपने 7 days के अंदर, अगर शेड्यूल्ड बैंक के अंदर आपने 7 days तक ट्रांसफर नहीं किया, तो आपको इंटरेस्ट के साथ ट्रांसफर करना होगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। फिर 90 days तक आप की स्टेटमेंट प्रिपेयर करके रखो। प्रिपेयर स्टेटमेंट, नेम ऑफ शेयर होल्डर, लास्ट नोन एड्रेस, अनपेड डिविडेंड अमाउंट। ठीक है, इसको आप प्लेस करोगे ऑन वेबसाइट ऑफ अ कंपनी, या फिर गवर्नमेंट ने अगर कोई और वेबसाइट बता रखी है तो आप वहां पे भी प्लेस करवाएंगे। अब ये जो डिपॉजिट्स थे इनको कोई क्लेम करने आया ही नहीं, कब तक? 7 साल तक कोई क्लेम करने आया ही नहीं, तो आप ये सारा अमाउंट आईईपीएफ में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है सर। इसके बाद हमारा टॉपिक है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो हम बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे कि भाई जो भी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, इसमें फंड्स कहाँ से आएंगे, वो फंड्स कहाँ पे यूज होंगे, तो उस रिगार्डिंग। ठीक है। सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट अलॉन्ग विद वेरियस रूल्स फ्रेम फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अकाउंटिंग ऑडिट ट्रांसफर एंड रिफंड रूल्स 2016 डील विद द IEPF. ठीक है। This fund being established by central government shall be credited with the specified amounts and utilized for refund of unclaimed and unpaid amounts, promotion of investors awareness and protection of the interest of investors etc. तो ये एक्सेट्रा में क्या क्या आता है वो हम आगे ही पढ़ने वाले हैं। क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट टू द फंड्स, कौन कौन से अमाउंट से ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को फंडिंग आएगी। सबसे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ भी पे कर दे इसको, जो बाय वे ऑफ ग्रांट्स। ठीक है। सेकंड, डोनेशंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी कंपनीज जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डोनेशन करना चाहते हैं। अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पज ऑफ द फंड। अमाउंट लाइंग इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, हमने अभी पढ़ा कि अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 years तक अमाउंट पड़ा हुआ है तो वो आप आईपीएफ में ट्रांसफर कर दो। Companies which is transferred by them to the fund under 124 subsection 5. Amount in general revenue account of the central government. The amount in the general revenue account of central government which had been transferred to the account under section companies
अंडर सेक्शन 205A सबसेक्शन 5 of Companies Act 1956. It stood immediately before the commencement of the Companies Amendment Act 1999. ये बेसिकली ये बोलता है कि भाई पिछला जो भी पैसा पड़ा हुआ था ना इन दी जनरल रेवेन्यू अकाउंट, वो सारा का सारा आईईपीएफ में ही ट्रांसफर हो जाएगा। अमाउंट इन आईईपीएफ, जो भी आईईपीएफ में अमाउंट पड़ा हुआ था अंडर सेक्शन 205C ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो भी इसी में कंटिन्यू करेगा। क्लियर सर? इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड, अब जो भी हमने फंडिंग आईईपीएफ के पास रखी है वो इन्होंने कहीं इन्वेस्ट करी होगी ना, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आया होगा वो भी तो कंपनी को क्रेडिट, आईईपीएफ को ही क्रेडिट होगा ना। अमाउंट रिसीव्ड थ्रू डिस्गॉर्जमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनी ने अगर सिक्योरिटीज डिस्कॉर्ज करी, बेसिकली जब्त करी और फिर उनको डिस्पोज ऑफ किया, तो जो भी फंड्स रेज होंगे ना वो कंपनी इधर आईपीएफ में ही ट्रांसफर करेगी। अमाउंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 38(4), दैट इज अमाउंट रिसीव्ड थ्रू डिस्गॉर्जमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी सीज्ड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर पर्सोनेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज as provided in section 38 subsection 3. Application money received by companies for allotment of any securities and due for refund for period of 7 years from the date it became due for payment. बेसिकली अगर एप्लीकेशन मनी आया और आपने 7 साल तक रिफंड नहीं किया या फिर उसे किसी ने क्लेम नहीं किया, तो आप उसे आईपीएफ में ट्रांसफर करेंगे। मच्योर्ड डिपॉजिट्स विद कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनीज, अगर वो भी 7 ईयर्स तक कंपनी के पास अमाउंट पड़ा हुआ है और कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो कंपनी उसको आईपीएफ में ट्रांसफर करेगी एंड अकॉर्डिंगली आईपीएफ अपने अकाउंट्स में क्रेडिट करेगा। मैच्योर्ड डिबेंचर्स विद कंपनीज इफ सच अमाउंट हैज रिमेन अनक्लेम्ड एंड अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट इट बिकेम ड्यू फॉर पेमेंट। ठीक है सर। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द अमाउंट रेफर्ड टू इन क्लॉजेस H2I, अब इनके ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है ना, तो वो भी कंपनी आईपीएफ में ही ट्रांसफर करेगी। बेसिकली जो भी डिपॉजिट्स थे, डिबेंचर्स थे जो मैच्योर हो गए हैं और वो क्लेम नहीं हो रहे हैं। क्लियर सर? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स, मर्जर्स एंड अमलगमेशन फॉर 7 और मोर ईयर्स। बेसिकली 7 ईयर्स के अबव अगर कोई भी हमारे पास ऐसा शेयर्स पड़े हुए हैं, फ्रैक्शनल शेयर्स जो कि हमारा कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है, तो उनको हम आईपीएफ में ही ट्रांसफर करते हैं। रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अनपेड और अनक्लेम फॉर 7 और मोर ईयर्स। ठीक है। अब अदर अमाउंट्स की कैटेगरी आ गई। ऑल अमाउंट पेबल एज मेंशन इन क्लॉज A to N ऑफ सेक्शन 125 सबसेक्शन 2, ये बेसिकली डिविडेंड के रिगार्डिंग ही है। ऑल शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 124(6), ऑल दो शेयर्स इन हुज केस डिविडेंड हैज नॉट बीन क्लेम्ड और पेड फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ये भी हमने पढ़ा। ऑल रिजल्टेंट बेनिफिट्स अराउजिंग आउट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अथॉरिटी अंडर क्लॉज B अबव, बेसिकली आईपीएफ ने अगर जो भी शेयर्स लिए थे उनके ऊपर से अगर कोई बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं वो भी इन्हीं के पास ही रहेंगे। ऑल ग्रांट्स, फीस एंड चार्जेस रिसीव बाय द अथॉरिटी अंडर दीज रूल्स, ऑल सम्स रिसीव बाय द अथॉरिटी फ्रॉम सच अदर सोर्स एज मे बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल इनकम अर्न्ड बाय द अथॉरिटी इन एनी ईयर, ऑल शेयर्स हेल्ड बाय द अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 9 of section 90 of the act and all resultant benefits arising out of such shares without any restriction. All amount payable as mentioned in subsection 3 of the section 10B of banking companies, acquisition and transfer of undertaking act 1970 या फिर section 10B of banking companies, acquisition and transfer of undertaking act 1980, subsection 3 of section 38A of State Bank of India act, ये सब बेसिकली जो भी आईपीएफ को अमाउंट्स ट्रांसफर करने हैं ना, जैसे कंपनी के डिबेंचर्स मैच्योर हो गए, किसी ने क्लेम नहीं किया, तो वो आप अमाउंट ट्रांसफर करोगे। डिपॉजिट्स के ऊपर अगर कोई भी अमाउंट मैच्योर हो रहा है तो वो आप ट्रांसफर करोगे। उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट ड्यू था वो आप ट्रांसफर करोगे। इक्विटी शेयर्स कोई क्लेम नहीं कर रहा है वो आप ट्रांसफर करोगे। उनके ऊपर अगर कोई डिविडेंड अराइज हो रहा है वो भी आप आईपीएफ में ट्रांसफर करोगे। फिर ये जो सारा अमाउंट्स आईपीएफ के पास असेट्स के बेसिस पे आ रहा है वो इसको कहीं इन्वेस्ट करेगा, तो ये जो भी इनकम आएगी इन एसेट्स के ऊपर वो भी आईपीएफ को ही क्रेडिट होगी, तो वो भी मेंटेन रहेगा विद द आईपीएफ। फर्दर अकॉर्डिंग टू रूल 3(3), इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर ऑफ कंपनीज ड्यू अनपेड अनक्लेम्ड इंटरेस्ट शैल बी ट्रांसफर टू फंड
along with transfer of matured amount of such term deposits and debentures। ठीक है सर, क्लियर। यूटिलाइजेशन, अब ये जो फंड्स आए आईपीएफ के पास या फिर जो भी एसेट्स आए, उनका आईपीएफ यूज कहाँ पे करेगा? refund of unclaimed dividends, mature deposits, mature debentures, application money due for refund and interest thereon। बेसिकली अगर जैसे 7 साल तक किसी ने क्लेम नहीं किया कंपनी से, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे शेयर हो, लेकिन 7 साल के बाद उसको होश आया, तो आप ऐसा थोड़ा ना बोलोगे कि आप 7 साल तक 7 ईयर्स तक सो रहे थे तो अब हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। वो बल्कि आईपीएफ से क्लेम करेगा, और आईपीएफ बेसिकली इन्वेस्टर्स के ही बेटरमेंट के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब आईपीएफ ऐसा बोलेगा आप 7 साल तक सो रहे थे, हम आपको पैसे नहीं देंगे, दैट डजंट मेक सेंस ना। आपकी अथॉरिटी का नाम ही है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो आप उसके साथ ये गलत नहीं कर सकते, राइट। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, ठीक है सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्गॉर्ज्ड अमाउंट among eligible and identifiable applicants for share or debentures, shareholders, debenture holder or depositors who have suffered loss due to wrong action by any person in accordance with the order made by the court which had ordered disgorgement। बेसिकली आपके नाम से किसी और ने शेयर्स बेच दिए थे या फिर डिविडेंड रिसीव कर लिया था, तो आपको लॉस हुआ ना, तो उस लॉस को गुड करने के लिए, बेसिकली उसको सेटिस्फाई करने के लिए इन्वेस्टर ये आईपीएफ फंड आपको रीइंबर्स करेगा, या फिर जो भी कोर्ट डायरेक्शंस देगा कि इनको इतना अमाउंट पे करना चाहिए, तो वो आईपीएफ ही आपको पे करेगा। रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस incurred in pursuing class action suits under section 37, 245 members, debenture holders or depositors as may be sanctioned by the tribunal। बेसिकली ट्रिब्यूनल ने अगर अमाउंट बोला है ना कि भाई इन लोगों का लॉस हुआ है, तो आईपीएफ उस अमाउंट को पे करेगा टू दी मेंबर्स हो, चाहे डिबेंचर होल्डर्स हो, कोई भी हो। any other purpose incidental thereto in accordance with the rules framed under IPF Authority Accounting Audit Transfer and Refund Rules 2016। ठीक है सर। refund of amount, a person whose amount referred to in clause A to D of subsection 2 of 2505C were transferred to IPF after the expiry of 7 years shall be entitled to get refund out of fund in respect of such claims in accordance with rules made there under this section। तो बेसिकली आईपीएफ के बाद कोई बंदा क्लेम करने आ रहा है 7 साल के बाद, तो आईपीएफ उसको पे करेगा, राइट। एप्लीकेशन टू दी अथॉरिटी फॉर पेमेंट, जिसको क्लेम करना है वो अथॉरिटी को अप्लाई करेगी, भाई मेरा ये अमाउंट है, ये मेरे शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, या फिर ये मेरा लेटर ऑफ अलॉटमेंट है, आप मुझे ये फंड्स दे दो प्लीज। may apply to the authority constituted under section 125(5) for payment of money claim। ठीक है सर। अदर प्रोविजंस गवर्निंग आईपीएफ, बेसिकली आईपीएफ अथॉरिटी में कौन होगा, कौन ये फंड्स को एडमिनिस्टर करेगा, कौन देखेगा कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना फंड्स रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज नोटिफाइड सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 ऑफ 125 with effect from 13 January 2016। With this notification, an authority is being constituted for administration and maintenance of accounts as well as other relevant records of the fund। Basically, ये section 125, subsection 5, subsection 6, subsection 7, इधर अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन लोग मेंबर्स होंगे इस अथॉरिटी में। With the notification of IPF authority of chair appointment of chairperson and members holding of meeting and provision for office and officers rules 2016, the secretary of Ministry of Corporate Affairs shall be the ex officio chairperson of the authority। बेसिकली जो भी उस समय पे सेक्रेटरी होगा ना एमसीए का, वही चेयरपर्सन होगा इस अथॉरिटी का। इन एडिशन देयर शैल बी 6 members, maximum limit 7, and a chief executive officer who shall be the convener of the authority। तो बेसिकली 6 लोग होंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 प्लस एक सीईओ होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बंदा होगा जो कि चेयरपर्सन होगा ऑफ द अथॉरिटी, पहला ये पढ़ा। सेकंड 6 मेंबर्स या फिर 7 मेंबर्स, उनके एडिशन में एक सीईओ होगा जो कि कन्वीनर होगा ऑफ द अथॉरिटी। प्रोविजन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, अब अगर आईपीएफ अथॉरिटी बन रही है तो उसमें रिसोर्सेज भी तो चाहिए होंगी, ऑफिस भी तो चाहिए होगा, टेबल, चेयर, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग। द सेंट्रल गवर्नमेंट में
provide to the authority such office, officers, employees and other resources in accordance with IEPF authority, appointment of chairperson and members, holding of meeting and provision for office and officers rules 2016. Authority to work in consultation with Comptroller and Auditor General of India. The authority shall administer the fund and maintain separate accounts and other relevant records in relation to the fund as may be prescribed after consultation with Comptroller and Auditor General of India. CAG से कंसल्ट करके आप IPF अथॉरिटी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेगी. Authority shall be competent to spend money out of the fund for carrying out the objects specified, that is for the purpose for which fund shall be utilized. Basically जो भी अथॉरिटी है उसको आप राइट्स तो दो कि भाई आप स्पेंड कर सकते हो, बट जिस पर्पस के लिए ये IPF बना है और उन्हीं पर्पस से ये फंड्स एक्सपेंड कर सकते हो. राइट सर. अब जब भी IPF अगर स्पेंडिंग करेगा और जो भी इसके पास फंड्स आएंगे, कोई भी घपला ना हो रहा हो, तो उस केस में ऑडिट की रिक्वायरमेंट तो है. अब सिंस ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो इसका ऑडिट कौन करेगा? CAG करेगा. शैल बी ऑडिटेड बाय दी CAG at such intervals as may be specified by him. जैसा CAG इंस्ट्रक्ट करेगा वैसे ऑडिट्स होंगे इसके. और जो भी रिपोर्ट आएगी ना, शैल बी फॉरवर्डेड एनुअली बाय दी अथॉरिटी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑडिट की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगी सिंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है. राइट सर. प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट बाय दी अथॉरिटी. ये जो IPF है ये हर साल अपनी एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा. फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर in the prescribed form and at prescribed time its annual report giving full account of its activities during the financial year. साल भर में इन्होंने किया क्या क्या, and forward a copy thereof to the central government. फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है in turn shall cause the annual report and the audit report given by the CAG to be laid before the House of Parliament. आप बेसिकली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो भी हैं उनको बताओगे तो सही कि IPF की परफॉर्मेंस क्या है, कितने इसके पास फंड्स आ रहे हैं, इसका खर्चा क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टर्स को कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो वो सब चीज़ें आपको मेंबर्स को बतानी पड़ेंगी. राइट सर. राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था कि भाई ये एक सेलर है, इसने अपना परचेजर को शेयर्स ट्रांसफ़र किए, बट जिस दिन पे वो डिविडेंड इशू हुआ था उस दिन पे ये शेयर्स परचेजर के नाम पे नहीं थे. तो वैसी ही सिचुएशन है यहाँ पे कि भाई जब भी डिविडेंड आया, राइट शेयर आया, बोनस शेयर आया, तो ये सारे हेल्ड इन अबेयंस रहेंगे. हेल्ड इन अबेयंस मतलब कंपनी होल्ड करके रखेगी पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126, इन केस एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय शेयर होल्डर फॉर रजिस्ट्रेशन. शेयर होल्डर ने डिलीवर कर दिया कि भाई कंपनी ये ट्रांसफर को रजिस्टर कर दे, एंड द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, सच कंपनी शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट unless it is authorized by the registered holder of such share in writing to pay such dividend to the transferee specified in the instrument of transfer. बेसिकली अगर ट्रांसफरर ने कंपनी को डायरेक्ट नहीं किया ना कि आप इस बंदे के नाम पे डिविडेंड या राइट शेयर, बोनस शेयर्स दे दो, तब तक कंपनी कुछ नहीं करेगी, उसको सीधे सीधे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करके रखेगी. क्लियर सर. कीप्स इन अबेयंस इन रिलेशन टू सच शेयर्स एनी ऑफर ऑफ राइट शेयर्स एंड एनी इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स इन परसुएंस ऑफ 123 सबसेक्शन 5. चाहे वो राइट शेयर्स हो, बोनस शेयर्स हो, डिविडेंड हो, दैट विल बी केप्ट इन अबेयंस बाय द कंपनी अंटिल, जब तक वो ट्रांसफर रजिस्टर नहीं हो जाता है. ठीक है सर. पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज. 30 डेज में आपको डिविडेंड पे करना है, नहीं किया तो क्या? टाइम लिमिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड पनिशमेंट फॉर फेलियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, ये सब 127 में दे रखा है. टाइम लिमिट पे क्या पेनल्टी है? within 30 days from the date of declaration of dividend to the shareholder entitled to the same. पोस्टिंग ऑफ 30 डेज के अंदर या तो आप डिविडेंड वारंट्स को पोस्ट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है. द ऑफेंस इज कमिटेड ओनली व्हेन द कंपनी फेल्स टू पोस्ट डिविडेंड वारंट टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन. ये बेसिकली क्या बोलता है ना कि भाई अगर आपने 30 डेज के अंदर या तो डिविडेंड पे नहीं किया
तो वो नॉन कंप्लायंस है, आपने गलती करी। या फिर अगर आप डिविडेंड वारंट्स के थ्रू पे कर रहे हो तो आप एटलीस्ट 30 डेज के अंदर वो डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि 30 डेज के अंदर उस रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के पास वो डिविडेंड वारंट पहुंच जाने चाहिए। अगर आपने 30 डेज के अंदर वो पोस्ट भी कर दिया ना, तो भी आपके ऊपर कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है। अब ये नॉन कंप्लायंस की पनिशमेंट क्या है? एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years, या तो 2 साल की जेल हो जाएगी if he is knowingly party to the default, and he shall also be liable to pay fine of INR 1000 for every day during which such default continues। 1000 रुपये का पर डे का फाइन उन पे लगता रहेगा। The company shall be liable to pay simple interest at the rate of 18% per annum during the period for which such default continues। यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रही है कि भाई अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया था, उस केस में तो वहाँ पे था 12% पर एनम का आप इंटरेस्ट दोगे और ट्रांसफर करोगे टू दी अनपेड डिविडेंड अकाउंट। बट यहाँ पे आपने पे ही नहीं किया है, उसको इग्नोर कर दिया, तो आपको 18% के साथ साथ पे करना पड़ेगा। क्लियर सर? एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, किस केस में आपको ये पनिशमेंट्स नहीं मिलेंगी? वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। बेसिकली ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया था कि होल्ड पे रखो, या फिर कोई और प्रोविजन था लॉ में जिसके बेसिस पे आपने होल्ड करके रखा। ऑपरेशन ऑफ लॉ, या फिर बंदा ही नहीं था जिस बंदे को फंड्स ट्रांसफर करने थे, वो है ही नहीं, ही इज डेड, वो डिसीज्ड पर्सन हो गया बेसिकली, तो आप उसको कैसे ही ट्रांसफर करोगे? आप नहीं कर सकते हो ना। वेयर शेयर होल्डर has given direction to the company regarding payment of dividend and those direction cannot be complied and the same has been communicated to him। शेयर होल्डर ने बोला कि भाई एक्स पर्सन को ट्रांसफर कर देना, बट कंपनी जो भी कंडीशंस थी वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, इस और हमने कंपनी ने उस शेयर होल्डर को बोल दिया था कि भाई हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि भाई कम्युनिकेट किया होना चाहिए जो भी शेयर होल्डर के डायरेक्शन से आप अगर नहीं कंप्लाई कर पा रहे हो तो। वे देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, पता ही नहीं है कि भाई कौन है शेयर होल्डर, तो आप कैसे ही डिविडेंड ट्रांसफर करोगे? वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर से हमारी कॉल्स पेंडिंग थी, उसने फंड्स नहीं दिए थे, हमने डिविडेंड के थ्रू वो कॉल्स एडजस्ट कर दिए और उसके शेयर्स पेड अप कर दिए। ठीक है सर, फाइन। फॉर एनी अदर रीजन द फेलियर टू पे द डिविडेंड और पोस्ट द वारंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम was not due to any default on the part of the company। कंपनी की गलती की वजह से वो डिविडेंड नहीं ट्रांसफर हुआ या फिर शेयर वारंट्स ट्रांसफर नहीं हुआ, तो कंपनी की क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ये हमारा सिंपल सा चार्ट है जो कि बताता है कि भाई क्या होगा, किस केस में बेसिकली आपको पनिशमेंट नहीं लगेगी। डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, जिस बंदे को ट्रांसफर करना था वही नहीं है इस दुनिया में, मैं ट्रांसफर किसको करूंगा? सेंस शेयर होल्डर गेव डायरेक्शंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, शेयर होल्डर ने बोला था कि भाई एक्स पर्सन को डिविडेंड ट्रांसफर कर देना, बट हम नहीं कर सकते ड्यू टू सर्टेन रीजंस। दोज डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद एंड सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम। हिम मतलब शेयर होल्डर। राइट टू रिसीव डिविडेंड, किसको डिविडेंड देना है यही नहीं पता है। डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी सम ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर टू कंपनी। बेसिकली कंपनी को शेयर होल्डर से कुछ फंड रिसीव करना था, वो पे नहीं कर रहा था, हमने डिविडेंड से ही एडजस्ट कर दिया, दैट्स फाइन सर, जस्टिफाइबल। इसमें क्या है? वॉज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी की कोई गलती नहीं थी कि मतलब उसने जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि उसने एफर्ट्स नहीं किए डिविडेंड ट्रांसफर करने को। अब ये जो सेक्शन 127 है पनिशमेंट के रिगार्डिंग, इन केस द डिविडेंड पेबल टू अ मेंबर इज P100 नहीं है, INR 100 होना चाहिए, ये INR 100 और लेस, it shall be sufficient compliance of the provision of section 127 if the declaration of dividend is announced in the local language in one local newspaper of wide circulation and announcement of the said declaration is also displayed on the notice board of निधि for at least 3 months। तो बेसिकली निधि कंपनी के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा, बाकी के सारे प्रोविजन ऊपर के डिविडेंड के नॉर्मली हर कंपनी पे एप्लीकेबल रहेंगे। क्लियर सर? इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। होपफुली आपको पूरा समझ आया प्रोसीजर कि भाई कब डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है, कौन से अमाउंट से आप डिविडेंड पे कर सकते हो, इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स है तो आपको कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, फिर आप मिनिमम अमाउंट डिटरमाइन कर पाओगे कि कितना आप डिविडेंड पे कर सकते हो। फिर डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो गया तो उसको आपको कितने दिन में पे करना है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है तो आपको IEPF में कब ट्रांसफ़र करना है, IEPF वाली जो अथॉरिटी है उसमें कौन कौन होगा, उसका सेक्रेटरी कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी। जो भी IEPF के पास फंड्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो फंड्स को कहाँ यूटिलाइज करेगा, IEPF का ऑडिट कौन करेगा,
बुक्स ऑफ अकाउंट किस अकॉर्डेंस में मेंटेन होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। होपफुली ये चैप्टर आपको ईजिली समझ में आया और मे बी आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू योर एग्जाम्स सक्सेस। सो होपफुली विशिंग यू दी ऑल दी बेस्ट कि आप सक्सेसफुली क्लियर करो इस एग्ज़ाम को एंड लेट मी नो जब भी आप क्लियर करो एंड प्लीज़ टू कमेंट कि भाई यू आर क्लियर विद दिस हेल्प ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू।